एज अ राइटर आपका करियर कैसे शुरू हुआ? अच्छा, मैंने ना जब मैं ग्रेड 9th में थी ना, तब मेरे ज़हन में ख़्याल आया था कि मैं ना कोई नॉवल लिखूँ और उस टाइम ये हुआ था कि मैंने सूरह अल-फ़ातिहा की ना तफ़सीर मुकम्मल की थी। तो उस टाइम ना जब मैंने इसकी तफ़सीर पढ़ी थी, मुझे इसका ना दूसरा नाम पता चला था, जो कि था दिबाचा। तो अब मेरे ज़हन में ना ऐसे ही इसका नाम ना बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लिक करता था हर वक़्त, दिबाचा। और मेरा दिल करता था मैं इसके ऊपर ना कुछ लिखूँ। क्योंकि मेरा ना ऐसा था कि मेरा दिल करता था कि जो मेरे पास नॉलेज है ना, मैं उसे लोगों तक ऐसे कन्वे करूँ कि वो ना उनको उसको अच्छे तरीके से समझ जाएँ। लेकिन जब मैं लोगों को एज़ अ लेक्चर के फॉर्म में देती थी ना, तो वो मतलब कि इतना अपीलिंग नहीं होता था। फिर मेरे ज़हन में ऐसे ख़्याल आया कि मैं ना इसे क्यों ना एक स्टोरी फॉर्म में लोगों तक कन्वे करूँ, ताकि वो इसको अच्छे से समझ भी जाएँ। और इसी तरह से मैंने ना एक दफ़ा आयत पढ़ी थी, ये थी सूरह यूसुफ की ना आयत नंबर 3, जिसमें ये है कि अल्लाह ताला ने ना सूरह यूसुफ को भी ना एक बेहतरीन किस्से या वाक़ये की सूरत नाज़िल की है। तो ये बेसिकली अल्लाह ताला का ही तरीका है कि वो जो नॉलेज या जो मैसेज ये लोगों तक पहुँचाना चाहता है ना, तो वो वही मैसेज बेसिकली किस्से या वाक़ये की सूरत में देता है, ताकि लोग जो है उसे अच्छे से ना समझ जाएँ। और ये बहुत से मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को कोई मैसेज देना चाहते हो ना या कोई पैगाम देना चाहते हो, तो उसे कहानी की सूरत दो, क्योंकि कहानियाँ काफ़ी देर तक इंसान के पास ना रह लेती हैं और उसको वो समझ भी जाते हैं कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। तो बस इसी तरह से फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि जो मैं मैसेज लोगों तक देना चाह रही हूँ, मैं दिबाचा की सूरत ना लोगों तक दूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया था और उसके बाद मेरे 9th के पेपर्स आ गए थे, तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था। फिर मैंने 10th में उसे कंप्लीट किया और जब मेरे 10th के प्रैक्टिकल्स हो गए, फिर ये दिबाचा जो था वो पूरा मतलब कंप्लीट हो गया था। 1 ईयर और 6 मंथ्स में तकरीबन दिबाचा कंप्लीट हुआ था और ये 1300 प्लस पेजेज़ का नॉवल था। 3 लाख प्लस वर्ड्स थे इसमें। सो राइटिंग के हवाले से जब आप चीज़ों को सर्च करती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्वेज वगैरह करती हैं, तो उसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या फनीस्ट चीज़ कौन सी मिली जो काफ़ी फनीस्ट थी आपके लिए? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग या फ़नीएस्ट चीज़ ये थी कि जब भी मतलब कि मैं राइटिंग सीन लिखती हूँ ना, तो उसमें जब मतलब किसी का डेथ का सीन आता है ना, तो उसके लिए जो इमोशंस और फीलिंग्स होती है ना, मैं उसको गूगल वगैरह पे सर्च करती हूँ कि एक जब इंसान मर रहा होता है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती है, क्या तासुरात होते हैं, तब मुझे हँसी भी आ रही होती है कि ये मैं मतलब क्या सर्च कर रही हूँ। एक इंसान को मरता हुआ देख रही हूँ, एक इंसान के मरते मरते हुए इंसान की फीलिंग्स सर्च कर रही हूँ। तो ये मतलब काफ़ी मुझे फ़नीएस्ट लगता है। दूसरी तरफ अगर मैं इंटरेस्टिंग बात करूँ कि जो मतलब मुझे जिसको सर्च करने में बहुत मज़ा आता है ना, वो ये है कि राइटिंग के ज़रिए ना मैं काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ना रिसर्च करती हूँ। जैसे मैंने जब चाहे यूसुफ लिखना शुरू किया था ना, तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक कैरेक्टर है मेरे ना चाहे यूसुफ में, मैरी क्रूज़ का। तो उस कैरेक्टर के लिए ज़रूरी था कि मुझे ना क्रिश्चियनिटी के मुतालिक ज़रा पता चले कि इसमें क्या-क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो अब जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की ना, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। क्योंकि हम सबको एज़ अ मुस्लिम ये तो पता है कि ईसाईयत में बहुत से मतलब मसाइल हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, इसका हमें नहीं आइडिया ना। तो जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, तो मतलब मेरा ईमान भी ये कह लें मज़ीद पुख्ता होना शुरू हो गया इस्लाम के ऊपर कि हमारे दीन के अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रडिक्शंस जितनी ये ईसाईयत के अंदर है और हिंदुइज़्म का तो हमें वैसे ही पता है। ख़ैर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगता था जब मैं इसके ऊपर रिसर्च करती थी डिफरेंट इसकी ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर, फिर न्यू टेस्टामेंट के ऊपर। इसलिए ये पार्ट चाहे यूसुफ की जर्नी में मेरा बहुत फ़ेवरेट और इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। दीपात्मा लिखने के लिए इंस्पिरेशन क्या चीज़ थी, ये तो हमें पता चल गया। तो इस नावल के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके रीडर्स को नहीं पता? है कि कुछ लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि ना जो इसमें मतलब तुर्की को मैंने ऐड किया है ना और जो हमारा मेल लीड है ना एफएमसी नहीं सॉरी मेल लीड जो है वो भी ना टर्की की है। तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने मतलब कि निम्र अहमद को पढ़ने के बाद उसका ना कैरेक्टर ऐसे डाला था। लेकिन उनकी ये कन्फ्यूजन इस तरह से क्लियर होनी चाहिए कि निम्र अहमद को भी मैंने पढ़ा इसलिए था क्योंकि मुझे तुर्की पसंद था। मतलब आपको पता होगा कुछ साल पहले ये अर्तुगरुल गाज़ी शुरू हुआ था ना, तो मैंने उस सीरियल को जब देखा था ना तो मुझे तुर्की का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। फिर मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा क्योंकि मुझे मेरी ना मामी ने बताया था कि इसके अंदर ना तुर्की है, मतलब इसके अंदर तुर्की का हीरो है वग़ैरह-वग़ैरह सारे मतलब कप्पादोकिया, इस्तांबुल, इस्तिक्लाल स्ट्रीट इन सब का ज़िक्र है। तो फिर मैंने इस जन्नत के पत्ते को पढ़ा था और उसके बाद मैंने 1-2 और नॉवेल्स पढ़े थे, फिर मैंने दिबाचा लिखा। तो अब दिबाचा पढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि शायद ये मैंने ना जन्नत के पत्ते पढ़ने के बाद लिखना शुरू किया था। और इसने मुझे इंस्पायर किया था और इसी इसी की वज़ह से मुझे तुर्की ना पसंद आया था। लेकिन तुर्की मुझे जन्नत के पत्ते की वज़ह से नहीं पसंद था, पहले ही मुझे पसंद था, वो भी अर्तुगरुल गाज़ी की वज़ह से। ऐसा कौन सा सीन या जॉनरा है जो आपको लिखना काफ़ी मुश्किल लगता है?
अच्छा, अगर मैं जॉनरा की बात करूँ ना तो मुझे बेसिकली आप कह सकती हैं जब रोमांस की बारी आती है ना, ये मेरे लिए लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी मैं पूरे नॉवल में थीम चला रही होती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, मिस्ट्री की और थ्रिलर की। जब इनके सीन्स आते हैं ना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अब मैं क्या डायलॉग्स लिखूँ और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ कुछ देर के लिए, कि अब मैं इन कैरेक्टर्स के दरमियान में क्या डायलॉग्स लिखूँ जिसकी वज़ह से नॉवल थोड़ा लाइट हो जाए। दूसरा मुझसे ना नॉवल में ह्यूमर नहीं ऐड हो पाता है, मतलब कि हो जाता है लेकिन ये मुझे मुश्किल लगता है काफ़ी। जब मतलब मैं सारे सीरियस टॉपिक्स कवर कर रही होती हूँ ना, तो उसके बाद जब ह्यूमर की बारी आती है, तो मैं सोच रही होती हूँ अच्छा अब इनके दरमियान हँसी-मज़ाक कैसे ऐड करूँ? और मेरी जो अल्फ़ा है ना, उन्होंने भी मुझे एक दफ़ा कहा था कि निगाह अपने नॉवल में थोड़ा-सा ह्यूमर ऐड करो, ताकि थोड़ा लाइट-लाइट भी फ़ील हो। फिर मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर काम करने की मुझे ज़रा ज़रूरत है और ये मुझे मतलब मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू स्पिरिचुअलिटी, मिस्ट्री और थ्रिलर। आपके ख्याल में जो राइटर की पर्सनैलिटी होती है वो उसकी राइटिंग पे इफेक्ट करती है या नजर आती है उसमें? बहुत नज़र आती है। जो मेरे शौक है ना और जो मतलब कि जिन चीज़ों की तरफ मेरा रुझान है, अगर आप मेरे नॉवल को पढ़ें ना तो आपको उसमें वो नज़र भी आएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राइटर का जो हर पहलू होता है ना या ज़्यादातर पहलू उसकी राइटिंग से साफ झलकते हैं और ये मेरे साथ होता है, मुझे बाकी राइटर्स का नहीं पता लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। कौन सा सीन था या डायलॉग था जो लिखते वक्त आपको लगा कि ये नहीं चलेगा, लेकिन अब वो उसी की वजह से आप पहचानी जाती हैं? कौन-सा सीन था, जब ना मैंने दिबाचा लिखा था ना, तो उसके एंड पे ना एक सीन आया था मेरे कैरेक्टर नैना हसन का। और वो जो सीन था ना, वो बेसिकली दुनिया से दस्तबरदारी का सीन था, कि जो नैना हसन होती है ना, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो उस मोहब्बत पर आहिस्ता-आहिस्ता गालिब आना शुरू हो जाती है, जिस मोहब्बत पर हक सिर्फ़ अल्लाह ताला का है। तो अब मेरे ज़हन में था कि पता नहीं लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा भी या नहीं आएगा या उनको मतलब कि जो मैसेज मैंने इस सीन में देना चाहा है, वो समझ आएगा भी या नहीं। लेकिन जब मैंने वो सीन लिख लिया तो उस सीन को बहुत एप्रिसिएशन मिली और इतनी एप्रिसिएशन मिली कि फिर ना ये नॉवल इसी वज़ह से आप कह सकती हैं जानना शुरू हो गया। और जब मैंने इसकी बुक फॉर्म में इसको पब्लिश करवाया था ना, तो बैक जो इसकी बैक कवर था, उसके ऊपर भी ना मैंने यही वाली नज़्म लिखी थी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थी। दुनिया से दस्तबरदारी के ऊपर ना और इस कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब बेसिकली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये का ज़िक्र है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर गए थे, कि वो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से दस्तबरदार हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्हें वापस लौटा दिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता था पता नहीं लोगों को समझ आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन माशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया और दिबाचा शायद इसी वज़ह से जाना जाता है। आपके ख्याल में रीडर्स की साइकी क्या होती है? कौन सी राइटिंग जो है वो उन्हें ज्यादा अप्रोच करती है या अट्रैक्ट करती है? वैसे ना हर रीडर का मतलब अपना-अपना शौक होता है, कुछ को मतलब फ़िक्शन पसंद होता है, कुछ को नॉन फ़िक्शन पसंद होता है। लेकिन कौन-सी जो स्टोरी है ना उनकी ज़्यादा अपीलिंग होती है, ये भी मुझे ऐसा लगता है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका नॉवल जो है वो मतलब राइटिंग स्टाइल उसका अच्छा है, उसमें कोई मैसेज है और ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल हुए मतलब कि ना ज़्यादा मुश्किल, ना ज़्यादा आसान, तो वो एक रीडर के लिए ना पढ़ा भी जाता है, मतलब हर तरह का रीडर उसे पढ़ सकता है। तो इस तरह की राइटिंग मुझे लगता है एक रीडर के लिए अपीलिंग होती है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में राइटिंग जो है वो एक फॉर्मेट आपको एपिसोड वाइज नजर आ रहा है, एक फाइल है। तो उसमें ऐसे कौन सी चीज होगी जो आप बोलेंगे कि ये खूबसूरत लिखा हुआ है? लाइक उसमें क्या चीज आप देना चाहेंगे? अच्छा, अगर जैसे मैं एपिसोड्स लिखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो मैं उसके अंदर खुद शायरी लिखती हूँ ना, वो बहुत खूबसूरत मुझे लगती है। कि अब चाहे यूसुफ के अंदर ना हर सीन के साथ जब मैंने कोई पोएट्री ऐड करनी होती है ना, तो वो मैं अपनी ही ऐड करती हूँ। दिबाचा में मैंने ऐसा नहीं किया था। उसमें मैं मुख्तलिफ शायर थे जैसे कि ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हो गए, इन सब के मैं ऐड करती थी शेर ना, लेकिन जो चाहे यूसुफ है उसमें मैं अपनी शायरी ऐड करती हूँ और ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है हर एपिसोड में ना, कि स्टार्टिंग में भी एक शायरी मैंने लिखी होती है। हर सीन से पहले भी शायरी लिखी होती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइटर ब्लॉक को किस तरह हैंडल करती हैं? एक दफ़ा ये सवाल ना मुझसे एक राइटर ने भी पूछा था कि मैं राइटिंग ब्लॉक का शिकार हूँ, तो बताएँ मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ? तो मैंने उन्हें भी यही कहा था कि जब आप राइटिंग ब्लॉक का शिकार हो ना, तो आप रीडिंग करें। कोई भी नॉवल या कोई भी बुक उठा के आप पढ़ना शुरू कर दें, आपका राइटिंग ब्लॉक खुद ही खत्म हो जाएगा और मेरे साथ यही होता है। मैं कोई भी अच्छी किताब लेकर बैठ जाती हूँ और उसे पढ़ना शुरू करती हूँ, तो एक ही दिन में बल्कि मेरा राइटिंग ब्लॉक खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ का ज़्यादा शिकार नहीं होती हूँ। रहता है ना कि अगर आपको राइटिंग ब्लॉक हो चुका है तो आप कुछ भी लिखते रहें, कंसिस्टेंसी रखें अपने काम में। तो ये जी। चीज आपके लिए ठीक है? मतलब ये काम करती है कि नहीं करती?
मेरे लिए ये चीज़ काम करती है और साथ ये भी काम करता है कि मैं कोई अच्छी किताब लेकर बैठ जाऊँ, उसे पढ़ना शुरू करूँ तो राइटिंग ब्लॉक मेरा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप लिखने के लिए मोस्टली इंस्पिरेशन किस चीज़ से लेती हैं? अच्छा, मेरी जो स्टोरीज़ होती है ना, वो बेसिकली जो उनका मेन थीम होता है, वो ना रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी के गिर्द ही घूमता है। तो अक्सर ये होता है कि मैं मतलब जब कुरान पढ़ रही होती हूँ ना, तो जब मैंने एक सूरत को ख़त्म किया है, तो मेरे ज़हन में ना कोई स्टोरी आ जाती है कि उस स्टोरी के अंदर ना इस सूरत से जितने मैंने लेसन्स वो अख़ज़ किए हैं ना, वो सब उसके अंदर ना कवर हो जाए। तो अब जब मैंने ये चाहे यूसुफ़ लिखना शुरू किया ना, उससे पहले जो इंस्पिरेशन थी ना, वो मेरे लिए सूरह यूसुफ़ से आई थी। क्योंकि वो एक बहुत ही वास्ट सूरत है, उसके अंदर ना डिफ़रेंट वाक़यात को डिस्कस किया गया है और सबसे जो उसमें कमाल बात है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। कि एक तरफ तो ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएँ में गिरा दिया। फिर अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की, उन्हें एज़ अ गुलाम मिस्र के बाज़ारों में बेचा गया। लेकिन फिर भी मतलब उनके दिल से अल्लाह ताला की मोहब्बत कम नहीं हुई, बल्कि हर दिन के साथ-साथ बढ़ती गई थी। और हर मुश्किल के साथ-साथ ना वो एक नए मुकाम पर फ़ाइज़ होते गए थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी कि अक्सर हम जिन चीज़ों को बुरा समझ रहे होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। और यही चीज़ बेसिकली अल्लाह ताला की ना अल-लतीफ़ सिफ़्त को शो करती है कि जो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है या लग रहा होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, वही हमें एक मुकाम पर फ़ाइज़ करने के लिए होती है। तो हर स्टोरी बेसिकली मुझे कुरान पाक की ना एक सूरत से इंस्पायरिंग मतलब मैंने कुरान पाक की हर सूरत से इंस्पायरेशन ली है अपने हर नॉवल के लिए। अभी तक तो ख़ैर मैंने 2 ही लिखे हैं, दूसरा भी मुकम्मल नहीं हुआ है लेकिन कुछ स्टोरीज़ मेरे ज़हन में हैं जो मैंने लिखनी है बस इंशाल्लाह एमटीकैट हो जाए तब मैं लिखना शुरू करूँगी। मोनिका, आपके साथ ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सोचते हैं लाइक अभी हम एक चीज को लिख रहे हैं और हमारे दिमाग में दूसरी तीसरी चौथी स्टोरी चल रही है और हम इतना गैप लेके लिखते हैं और वो फिर खत्म हो जाती है दिमाग से। आपके साथ ऐसा होता है कि आपको वो याद रहता है? मेरे साथ बिल्कुल ऐसा होता है, जब मैंने दिबाचा लिखा तब मेरे ज़हन में 2-3 कहानियाँ चल रही थी और अभी भी मेरे ज़हन में हैं काफ़ी कहानियाँ। लेकिन ये होता था कि मैं उन्हें भूलती नहीं थी, मेरे ज़हन में रह जाती थी कि नहीं मैंने इन्हें लिखना है। लेकिन उनका एक मैंने टाइम सेट किया होता था कि पहले ये नॉवल कंप्लीट होगा देन मैं उसे लिखूँगी, भूलती नहीं थी वो। ओके, सो राइटिंग करने के लिए आपके ख्याल में दिन का कौन सा टाइम अच्छा रहता है? ज़्यादा बेहतर टाइम होता है दोपहर का और जब छुट्टियाँ होती हैं ना कॉलेज से तब मैं दोपहर को लिखती हूँ और दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी जब छुट्टियाँ हों। लेकिन जब कॉलेज ऑन होता है ना तब ये होता है कि मैं रात को लिखती हूँ 11 से 12 बजे के दरमियान या फिर मैं सोकर उठ के ना शाम को तो 7 से लेकर 8 बजे के दरमियान में लिखती हूँ। ये मतलब कि मेरी रूटीन पे डिपेंड करता है। लिख मैं किसी भी टाइम सकती हूँ। लिखने के दौरान आपकी राइटिंग में गैप्स आ रहे हैं दिन के या हफ्तों के, तो आप वो चीज़ उसी तरह कंटिन्यू कर लेते हैं या आपको थोड़ी मुश्किल पेश आती है? असल में ना मैं गैप मतलब कि एक इस तरह से ही लेती हूँ कि जब मैंने सोच लिया है कि हाँ, अब मैंने मज़ीद नहीं लिखना है। जस्ट लाइक अगर मेरे क्वार्टर्स शुरू हो गए हैं या टेस्ट सेशन शुरू हो गया ना, तो फिर मैं खुद ही सोच लेती हूँ कि नहीं अब मुझे मज़ीद नहीं लिखना है। जब ये खत्म हो जाएँगे तब मैं लिखना शुरू करूँगी। तो उसके बाद जैसे ही वो मेरे एग्ज़ाम्स खत्म होते हैं, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इसलिए मुश्किल नहीं लगती क्योंकि ये मेरी रूटीन है और मुझे इसके साथ समझौता करना पड़ेगा कि जब मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है जिसके अंदर मैंने लिखना है। तो फिर यही चीज़ मुझे ना मतलब बार-बार इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करती है कि नहीं अब तुमने इसी टाइम पे लिखना है, कोई मज़ीद गैप नहीं लिखना लेना क्योंकि अगर गैप लिया तो लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि दोबारा से एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। आपके किरदार लिखने के दौरान आपको समझ आते हैं या लिखने से पहले लाइक प्लॉट कंस्ट्रक्शन में ही आपको सब कुछ समझ आ जाती है, आप अबूर हासिल कर लेती हैं? मैं ना हर एपिसोड को लिखने से पहले ना आउटलाइन्स बना लेती हूँ कि इस एपिसोड में मैंने क्या-क्या डिस्कस करना है। तो उस टाइम काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अच्छा इस एपिसोड में ये डिस्कस करना है। लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना तो मंज़र-निगारी करते वक़्त बड़ा मतलब कि मुश्किल होती है कि अच्छा इस कैरेक्टर को किस तरह से लिखूँ कि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे और इसके जो मनाज़िर है ना वो भी मतलब कि उसकी कैफ़ियत को ज़ाहिर करें। क्योंकि ये ना मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप कोई नॉवल लिख रहे हैं ना और अगर आप सिर्फ़ डिटेल्स बताई जा रहे हैं कि उसके इर्द-गिर्द का माहौल ऐसा था, तो वो मतलब कि इतना अपीलिंग नहीं होता है। लेकिन अगर इर्द-गिर्द का माहौल भी वही सब शो करे जो एक किरदार की कैफ़ियत शो करवाए ना, मतलब जो किरदार जैसा फ़ील करे वही वो माहौल के ज़रिए भी फ़ील करवाए। तो फिर ये एक आर्ट होता है कि लोगों को पता चलता है अच्छा, ये इसने मेटाफर को यहाँ पर ऐसे यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पर ऐसे यूज़ किया है। फिर ये चीज़ मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है मंज़र-निगारी करते वक़्त कि मैं कैसे माहौल को ना किरदार की कैफ़ियत में ढाल दूँ। आपको कैसे पता चलता है कि आप राइटर ब्लॉक का शिकार हो चुकी हैं? ये ऐसा होता है कि जब मैं लिखना शुरू करती हूँ ना 2-3 अल्फ़ाज़ बाद ही मतलब मैं थक जाती हूँ कि नहीं यार अब मुझसे मज़ीद नहीं लिखा जा रहा है, मेंटली तौर पे मतलब मैं थक जाती हूँ। फिर मैं उस लैपटॉप को साइड पे रख देती हूँ और फिर ऐसा होता है कि 1-2 दिन मेरे से नहीं लिखा जाता है।
फिर ये होता है मुझे समझ आ जाती है नहीं मैं अभी राइटिंग ब्लॉक का शिकार हूँ, तो मैं उसी टाइम कोई ना कोई किताब उठा लेती हूँ और उसे पढ़ना शुरू कर देती हूँ। फिर उसके बाद फ़ौरन से मेरा राइटिंग ब्लॉक खत्म हो जाता है, फिर मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। कौन-सा राइटिंग का रूल था जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा? अच्छा हाँ, इसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ, मैंने पिछले साल या उससे भी पिछले साल ना नॉवल बुक पढ़ी थी, मैं अनमोल, ये नॉवल नहीं है, सेल्फ हेल्प बुक है। तो निम्रा अहमद की ना, इसके अंदर निम्रा अहमद ने ना मतलब बताया था 5 सेकंड रूल कि अगर आपके ज़हन में कोई बात आई है ना, तो आपने अब उसके ऊपर 5 सेकंड के अंदर-अंदर अमल करना है। ये मतलब कि उसने रूल ना फ़जर की नमाज़ के लिए भी बताया था कि अगर आप फ़जर की नमाज़ के लिए उठे हैं ना, तो 5 सेकंड के अंदर-अंदर अगर आपके ज़हन में ख़्याल आए कि अब हमने पढ़नी है नमाज़, तो आपने उठ के वज़ू करने चले जाना है। क्योंकि अगर आपने मज़ीद सोचा तो आपके ज़हन में ये ख़्याल आएगा कि नहीं मैं अभी ब्रेक ले लेता हूँ और मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, कोई बात नहीं और फिर वो अगर नमाज़ चली गई तो फिर बस वो चली गई मतलब फिर वो टाइम दोबारा नहीं आना। तो अब मैं राइटिंग में भी यही रूल अप्लाई करती हूँ कि अगर मेरे पास फ्री टाइम है ना और मुझे पता है कि अब इस टाइम पे मैं लिख सकती हूँ, तो मैं 5 सेकंड के अंदर-अंदर अपना लैपटॉप भी ले आती हूँ और उसको लिखना शुरू कर देती हूँ। मज़ीद सोचती नहीं हूँ कि नहीं यार अभी थोड़ा-सा ब्रेक लेकर लिख लेती हूँ। क्योंकि अगर वो ब्रेक पर मैं चली गई तो बस वो मैं चली गई। ये रूल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है राइटिंग की जर्नी के लिए। और राइटिंग का ऐसा कौन-सा रूल था जो आपने तोड़ा लेकिन आपको हार्मफुल नहीं लगा राइट प्रोक्रेस्टिनेशन मैं मतलब कि काफ़ी टाइम ना ऐसे टालना शुरू हो गई थी काम को कि नहीं मैं अभी नहीं लिखती, बाद में लिख लेती हूँ। इसकी वजह भी यही थी कि एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था। प्री मेडिकल में मतलब कि ये हमारे जब टेस्ट सेशन होते हैं और क्वार्टर्स होते हैं ना तो 3-3 4-4 चैप्टर्स इकट्ठे होते हैं। तो उस वजह से मैं मतलब काफ़ी थक गई थी। हालाँकि मेरे पास फ्री टाइम होता था जिस टाइम पे मैं लिख सकती थी। लेकिन उस टाइम पे मैं ये करती थी कि मैं काम को टालना शुरू कर देती थी। अच्छा मैं कल लिख लूँगी या 2-3 दिन बाद लिख लूँगी। लेकिन उससे भी ये होता था कि जब मैं जिस दिन मैं लिखना शुरू करती थी ना तो जिस दिन का काम मैंने छोड़ा होता था मैं उसको भी कंप्लीट कर लेती थी। फिर वो मेरे लिए इतना हार्मफुल नहीं रहा था क्योंकि मैं काम को मुकम्मल कर लेती थी डेडलाइन के लिहाज़ से। आपको कैसे पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट या नॉवल मुकम्मल हो चुका है? ये तो मतलब कि ऐसा होता है कि एक स्टोरी ना मैंने पहले ही ज़हन में सारी सोच ली होती है। फिर मैं हर एपिसोड के साथ-साथ ना आउटलाइन्स बनाती जाती हूँ और जब मतलब कि लास्ट एपिसोड की आउटलाइन्स कंप्लीट हो जाती है ना और मेरे ज़हन में मतलब पूरा प्लॉट कंप्लीट हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस कहानी में कोई कमी नहीं रहेगी। हालाँकि हर कहानी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी कहानी परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन जब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो मैं अपना बेस्ट दे सकती थी वो मैंने दे दिया है और इसमें अब मज़ीद मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती। तो फिर ये कहानी मुझे लगता है मुकम्मल हो गई है। राइटिंग के ना ड्राफ्ट बनाए जाते हैं पर सेकंड थर्ड सो आप ड्राफ्ट बनाती हैं और उनमें चेंजेस करते हैं कुछ सीन ऐड किए कुछ कट किए या आपका पहला जो ड्राफ्ट होता है वही चलता है आगे परफेक्टली। असल में ना मैं ड्राफ्ट्स जो है ना वो नहीं बनाती, मैं ऐसा करती हूँ कि रजिस्टर के ऊपर लिखती हूँ सारी आउटलाइन्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह और डिस्कशंस, ठीक है? फिर मैं उन्हीं को वहाँ से ना लैपटॉप के ऊपर लिखती हूँ, टाइप करती हूँ और फिर उसके अंदर मंज़र निगारी वगैरह ऐड करती हूँ, जज़्बात निगारी ऐड कर देती हूँ। लेकिन बार-बार मतलब कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट ड्राफ्ट्स के ऊपर काम नहीं करती। ये मेरे लिए मतलब काफ़ी टाइम बाइंग हो जाता है और मेरे पास अभी मैंने आपको बताया टाइम ही इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट ड्राफ्ट्स के ऊपर काम करूँ। तो मैं एक ही ड्राफ्ट रखती हूँ लेकिन उसी के अंदर मतलब एडिशंस करती रहती हूँ कि अगर इस वर्ड को चेंज कर दूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पे मैं वो वर्ड ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैं डिफरेंट ड्राफ्ट्स के ऊपर काम नहीं करती। एक बेस्ट स्टोरी या बेस्ट नॉवल को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि उसमें कौन सी चीजें होनी चाहिए? अच्छा, इसके ऊपर ना मैं बात करना चाहूँगी काफ़ी डिटेल से लेकिन मैं बात को प्रिसाइज़ ही रखूँगी कि आपको पता होगा अभी मैंने सूरह यूसुफ का आपको हवाला दिया था आयत नंबर 3 का ना, कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने सूरह यूसुफ को एक बेहतरीन किस्से या वाक़ये की सूरत में नाज़िल किया है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें ये पैगाम दिया है ना कि जब भी आपने कोई चीज़ किसी को कन्वे करनी हो तो आप उसे किस्से की सूरत में नाज़िल करो। इससे ये चीज़ भी हमें समझ आती है कि हर कहानी या वाक़ये के अंदर ना कोई मुफ़ीद सबक होना चाहिए। अब वो कहानी जिसमें कोई सबक ना हो बेहद फ़ुज़ूल है और ये शेख ताक़तुक एमरे ने कहा था, जो कि बेसिकली टर्की के ना एक अज़ीम वो हैं, दरवेश हैं और इसके साथ-साथ यूनुस एमरे के भी वो मतलब के मुर्शिद थे। तो ख़ैर उन्होंने ये मतलब बात की थी कि वो कहानी जिसमें कोई सबक ना हो वो बेहद फ़ुज़ूल है। क्योंकि ये आपके लिए ना एक समझिए टाइम वेस्ट का ज़रिया बन जाती है कि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो लेकिन उसके उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट हो सके। लेकिन सिर्फ़ ये ही नहीं मैटर करता कि कहानी के अंदर कुछ सबक हो। आपका राइटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है और उसके साथ-साथ ये कि आपकी कहानी में अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा कितना है। मैं जब एक स्टोरी पढ़ रही होती हूँ ना तो मेरा जो फ़ोकस होता है वो इन चीज़ों पर होता है सबसे पहले कि एक स्टोरी के अंदर लेसन क्या है। दूसरा ये होता है कि राइटिंग स्टाइल कैसा है। राइटिंग स्टाइल पुख्ता है या नहीं है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा कितना है।
उसने किस तरह के अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल किया हुआ है और क्या किसी वर्ड को इस लाइन में यूज़ करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। ये सब चीज़ें ना एक बेस्ट स्टोरी को डिसाइड करती हैं। अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं ना, तो कहानी बेस्ट है। ख्याल में बुरी स्टोरी कौन सी होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बुरी स्टोरी एक तो ऐसी होती है जिसमें पहली बात कोई सबक ही ना हो, जो कि मतलब बस ऐसे ही लाइफ़ को डिस्क्राइब कर रही हो, सुपरफिशियल सी हो बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक राइटिंग स्टाइल मैच्योर ना हो। तीसरा ये कि अल्फ़ाज़ मतलब बार-बार रिपिटेशन रिपिटेशन हो रही है एक तो अल्फ़ाज़ की और मतलब कि अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बहुत ही सादा और मतलब बचकाना-सा अगर हो, तो वो मतलब कि मुझे इस तरह से ना अपीलिंग नहीं लगता इतना और इम्ला की गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो। तो ये बहुत मतलब कि मेरे लिए ना डिस्टर्बिंग होता है जब मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर किसी कहानी में मुझे मतलब कि प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स ना मिले, कि हर कहानी ना आपको सोचने पर मजबूर करे, ये बहुत मैटर करता है। लेकिन कोई कहानी अगर आपको सोचने पर मजबूर ही ना करे, तो वो कहानी मतलब कि मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लगती। मेरे ख्याल में जो किताबें हैं वो रीडर्स पर या सोसाइटी पर इम्पैक्ट करती हैं या नहीं करती? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में भी देखें तो इतने ज़्यादा जो रेवोल्यूशनरीज़ गुज़रे थे, फिर चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों, जैसे एक थियोडोर हर्ज़ल था जिसने ज़ियोनिज़्म की बुनियाद रखी थी, वो भी एक राइटर था और उसने अपने मतलब गलत नज़रियात को भी ना लोगों तक राइटिंग के थ्रू ही कन्वे किया था। तो कलम मतलब कि एक बहुत बड़ा हथियार है, तलवार से भी ज़्यादा मतलब कि बड़ा हथियार है ये। तो ये जो है ना, ये एक इंसान पर भी असरअंदाज़ होता है और मुआशरे पर भी। समझ लें एक पूरी सोसाइटी की तश्कील ही ना ये राइटर्स के थ्रू हो सकती है, अगर वो अच्छा-अच्छा लिखें और ऐसा लिखें जो कि इंसान को अल्लाह ताला के नज़दीक लेकर जाए और इंसान को ये सोचने पर मजबूर करे कि वो कौन है, क्यों है। जैसे इकबाल, इकबाल एक इतने मतलब अहम शख्सियत है हमारी और ऐसे फ़लसफ़ी हैं जिनको अगर हम पढ़ लें ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए क्योंकि हम इससे जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज़्बाती तौर पर आज़ाद हो जाएँ। लेकिन यहाँ पे इकबाल को इन्होंने सिर्फ़ कोर्स की बुक्स तक ही रखा हुआ है, रट्टे के लिए रखा हुआ है। कोई समझाता ही नहीं है हमें कि इकबाल का कॉन्सेप्ट क्या था, उनका तसव्वुर क्या था। अगर हम वो पढ़ लें तो हम हमारी जो सोसाइटी है, उसमें बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ आ सकते हैं। तो आपके राइटर होने ने आपकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट डाला है? इसने एक ये इफ़ेक्ट डाला है कि एक तो मतलब कि मेरी सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है इससे क्योंकि साथ-साथ स्टडीज़ को मैनेज करना पड़ता है और साथ-साथ इसको दूसरा ये कि मेरे पास टाइम की अब थोड़ी कमी हो जाती है मतलब पहले मेरे पास रीडिंग का टाइम बहुत ज़्यादा होता था। मैं आराम से बैठ के काफ़ी सारी किताबें पढ़ लेती थी, लेकिन अब क्योंकि राइटिंग साथ उसको मैनेज करना होता है, तो इस वज़ह से ये होता है कि मेरे पास रीडिंग का टाइम भी इतना नहीं आ पाता। लिमिटेड टाइम हो गया है रीडिंग के लिए भी और मैं इसको काफ़ी मिस करती हूँ, लेकिन फिर कहती हूँ कि नहीं जब अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है, तो आपको चाहिए कि आप उसे अल्लाह ताला की राह में ही उसे इस्तेमाल करो और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर ही लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। तो फिर इसलिए ये चीज़ मुझे मोटिवेट रखती है कि नहीं मैं लिखूँ। साथ-साथ मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं 10 से 15 पेजेज़ किसी किताब के पढ़ती रहूँ साथ-साथ। राइटर होने का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन-सा है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो है ना वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको मतलब अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी मैनेज रखना है, स्टडी को भी मैनेज रखना है, साथ आपने अपने राइटिंग को भी लेकर चलना है, तो ये थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मतलब कि अगर आप ये चीज़ ज़हन में रखो ना कि जो माज़ी में लोग गुज़रे हैं, उन्होंने इतनी-इतनी कम उम्रों में इतनी-इतनी फ़तूहात की हुई हैं, तो फिर आपको आसरा होता है कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेटेड रखती है कि नहीं भई जब माज़ी के लोगों ने इतने-इतने कारनामे अंजाम दिए, इतनी कम उम्र में, तो हम जो करें वो कुछ भी नहीं है। फिर ये मुझे मोटिवेटेड रखता है और मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम को मैनेज करती रहूँ। लेकिन ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग पार्ट होता है मेरे लिए, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। राइटिंग और राइटर्स के बारे में ऐसी कौन-सी मिथ है जिसे आप एड्रेस करना चाहेंगी? अच्छा, राइटिंग के बारे में मुझे ऐसा लगता है, ये मिथ है कि हर कोई कहता है कि राइटर जो लिख रहा है ना, वो उसके ऊपर कभी न कभी बीती है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो राइटर अगर हर चीज़ लिख रहा है ना, तो वो क कभी उससे गुज़रा है। बल्कि ये एक राइटर का आर्ट होता है कि वो हर चीज़ को इस तरह से लिखता है कि लोगों को लगता है कि शायद इसके ऊपर ये गुज़री है, तो इसने इतना अच्छे से लिखा है। लेकिन हर चीज़ राइटर के ऊपर नहीं गुज़री होती, उसने वो ऑब्ज़र्व किया होता है सब कुछ, तब वो लिखता है। या कभी-कभार उसकी रिसर्च होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जब किसी कैरेक्टर को मारना होता है तो मैं उसके इमोशंस वगैरह के बारे में सर्च करती हूँ। तो अब मैंने खुद तो मर के नहीं ना देखा, खुद मैंने रिसर्च की है तो मुझे पता चला अच्छा ऐसे एक बंदे के इमोशंस होते हैं। तो ये चीज़ एक मिथ है कि हर राइटर ने अगर कुछ लिखा है तो वो उसके ऊपर कभी गुज़रा है, क्योंकि ये सच नहीं है, राइटर कभी-कभार रिसर्च करता है और ऑब्ज़र्व करता है फिर चीज़ों को लिखता है। बेस्ट राइटिंग एडवाइस है जो आपको मिली या फिर आप दूसरों को देना चाहेंगी? अच्छा, मुझे जो राइटिंग एडवाइस मिली थी ना, वो एक ये थी कि जब मैंने दिबाचा लिखना शुरू किया था ना, तब अभी मतलब कि मेरा इतना तजुर्बा नहीं था राइटिंग में, पहला ही नॉवल था।
तो अब मैंने उसे लिखना शुरू किया, तो मुझे खुद अब ऐसा लगता है कि जब मैंने उसको पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया था ना, तो उसका राइटिंग स्टाइल इतना मैच्योर नहीं था। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें, इससे आपकी राइटिंग स्टाइल के ऊपर ना काफ़ी असर पड़ेगा। तो और यही हुआ जब मैंने साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू की ना, तो मैंने दिबाचा को एक दफ़ा रिफ़ाइन किया। दोबारा से लिखना शुरू किया, उसके अंदर सारी चेंजिंग की। मतलब ड्राफ्ट वही रखा था, उसके अंदर बस मंज़र-निगारी चेंज कर दी, डायलॉग्स ठीक थे, मंज़र-निगारी को ज़रा बेहतर किया था। तो फिर मतलब कि मैं राइटर्स को भी यही एडवाइस करना चाहूँगी कि लिखने से पहले ना आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का मुतालिया कर लें, ताकि आपको पता हो कि आपका राइटिंग स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के अल्फ़ाज़ आपने इस्तेमाल करने और मुकालमा निगारी आपको कैसी करनी चाहिए। दूसरी तरफ एक ये एडवाइस भी देना चाहूँगी मैं राइटर्स को कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि उस राइटिंग में ना आप ये भी बयान करें कि एक किरदार का अल्लाह से क्या ताल्लुक है। क्योंकि हमारे माशरे में अब ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं जिनमें मतलब फैंटेसी हो गया, मिस्ट्री थ्रिलर ये सब मतलब कि है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कहानियाँ ऐसी है ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वो मुझे लगता है अभी भी कम है। तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी कहानियाँ भी लिखें जो कि एक इंसान को इस बात का एहसास दिलाए कि उसका अपने रब से क्या ताल्लुक है और उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये इस तरह की कहानियाँ अगर हम लिखें ना तो ये हमारी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत अच्छे से असरअंदाज हो सकती हैं। मैं स्पिरिचुअल कहानियों को पढ़ने वाले जो रीडर हैं उनकी तादाद काफी कम है या ये चीजें उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती। आपने ये ऑब्जर्व किया है? अच्छा, अब मैंने जब दिबाचा और चाहे यूसुफ लिखना शुरू किया ना, तो ये दोनों ही बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हैं। तो अब मेरे जितने रीडर्स हैं ना, वो सब मतलब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मतलब कि इस तरह के नॉवेल्स पढ़ते हैं, इस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इनकी तादाद मतलब कितनी है, लेकिन मेरे पास जितने भी रीडर्स आए ना, उन सबका इसमें ऑलमोस्ट इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से जब आप कुछ लिखना शुरू करते हो ना, तो आपको आपके लोग खुद ही अट्रैक्ट कर जाते हैं, वो आपको खुद ही मिल जाते हैं। बस आपने लिखना नहीं छोड़ना या आपने इसलिए नहीं लिखना कि दुनिया क्या पढ़ना चाहती है, आपने इसलिए लिखना है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या लिखने से अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। तो अल्लाह ताला खुद ही आपको उन लोगों से मिला देगा, जो कि आपका काम पढ़ेंगे, उसे सराहेंगे भी और आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म भी करेंगे, ताकि आपकी इस्लाह हो सके। क्योंकि क्रिटिसिज़्म जो है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक राइटर के लिए अगर क्रिटिसिज़्म नहीं होगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा उसने कहाँ पे इस्लाह करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। लेकिन क्रिटिसिज़्म का भी एक रूल है कि आप इसे मैनर्स में रहकर करो। ये नहीं करो कि बदतमीज़ी आपने शुरू कर दी है या आपने राइटर के किरदार के ऊपर कोई वो एलिगेशन लगा दिए या उसके ऊपर कोई बात कर दी है ना, आपको मतलब एक तमीज़ के दायरे में रहकर क्रिटिसिज़्म करना है, हर चीज़ के कुछ आदाब होते हैं ना, इसलिए। क्रिटिसिज्म को कैसे डील करती हैं? क्रिटिसिज़्म को मैं ऐसे ही डील करती हूँ कि जब कोई मतलब मुझे रिव्यू वगैरह लिखकर भेजता है, उसके अंदर उसने मुझे पॉइंट्स बताए होते हैं, तो मैं उसको खुशदिली से कबूल करती हूँ और मैं ये लिखती हूँ कि आइंदा की तहरीरों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी बल्कि या मैं इसे कम करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से बहुत मतलब कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है क्रिटिसिज़्म टेक करने का भी और मुझे मतलब कभी इसमें मसला नहीं हुआ है कि अगर कोई मेरे ऊपर क्रिटिसिज़्म कर रहा है, तो मैं इसका बुरा मान जाऊँ। मैं उसको अच्छे से मतलब वो कबूल करती हूँ। इसमें मतलब इतना इश्यू नहीं हुआ कोई। नए राइटर्स को जो प्रॉब्लम और स्ट्रगल करना पड़ती है, आपके ख्याल में उसका रीजन क्या है? असल में मुझे ऐसा लगता है कि जब अब हमारे जो इंस्टाग्राम है ना और फ़ेसबुक भी, उसके ऊपर काफ़ी सारे राइटर्स ऐसे आ गए हैं जो कि मतलब कि ऐसी कहानियाँ लिख रहे हैं जो कहानियाँ कहलाने के लायक ही नहीं है। जैसे आपको पता होगा कुछ नॉवेल्स ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर बहुत ही मतलब वल्गैरिटी होती है। तो अब ये न्यू राइटर्स ऐसा लिख रहे हैं, तो अब होता ये है कि जो रीडर्स हैं उनको लगता है कि शायद हर न्यू राइटर ही ऐसा लिख रहा है। अब जब मुझे याद है जब मैं टिकटॉक के ऊपर अपने नॉवल की रील्स अपलोड करती हूँ तो नीचे लोगों ने पूछा होता है कि ये नॉवल बोल्ड तो नहीं है? तो मुझे उससे आइडिया हो जाता है कि क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लोगों के ना ज़हन में एक इमेज बन गया है कि न्यू राइटर्स ऐसा ही लिखते हैं। इसलिए फिर ना उनका काम ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाते हैं। एक तो ये इश्यू आता है, दूसरा इश्यू ये आता है कि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा राइटर्स हैं और होता फिर ये है कि जब न्यू राइटर आता है तो उसे अपनी पीआर करनी पड़ती है, ठीक है? प्रमोशन। लेकिन प्रमोशन के लिए उसके पास इतने ज़्यादा एडिटर्स वगैरह नहीं होते हैं। और उसको मतलब खुद भी इतना एडिटिंग का तजुर्बा नहीं होता है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता एडिटिंग सीखते हैं, उसको सीखने में भी उसको कोई 1 साल, 2 साल लगते हैं, फिर प्रमोशन में भी इतना ही टाइम लगता है। तो ये कुछ चैलेंजेज़ होते हैं, उसे फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट समझ लें सैचुरेटेड होती है और ये कि आपकी एडिटिंग और पीआर इतनी अच्छी नहीं होती है कि आपका नॉवल जल्दी लोगों की नज़र में नहीं आता है। लेकिन अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है और आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ आती हैं और काफ़ी टाइम भी है आपके पास, तो आप अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो मैं 1 साल तक मतलब कि इतनी मैंने प्रमोशन ही नहीं की थी दिबाचा की। दिबाचा की प्रमोशन मैंने की ही तब थी, जब ये कंप्लीट हुआ था तो मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग सीखी थी और मैंने इसको अपलोड करना शुरू किया इंस्टा पर। बस ये।
लाइक नए राइटर्स कौन-सा सॉल्यूशन आप देना चाहेंगे उनको कि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम फ़ेसबुक के ऊपर देखें ना, फ़ेसबुक के ऊपर मोस्टली राइटर्स ऐसे हैं, जो कि मतलब कि आपको पता है वल्गैरिटी लिख रहे हैं। तो अब हमें ये नहीं करना कि हम उधर से मतलब कि उधर कुछ भी ना लिखें, उधर कुछ भी अपना अपलोड ना करें और खाली इंस्टाग्राम पर आ जाएँ। हम भी फ़ेसबुक के ऊपर अच्छे नॉवेल्स को अपलोड करें ताकि लोगों के पास ये भी नज़रिया जाए कि नहीं, न्यू राइटर्स भी अच्छा लिखते हैं। इस तरह से भी इनके जो चैलेंजेज़ हैं वो कम हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी वो अपनी पीआर को अच्छा करें। क्योंकि जहाँ लोग उस तरह के नॉवेल्स को अपलोड कर रहे हैं जो कि मतलब कि इंसान के ज़हन पे गलत तरीके से असरअंदाज़ होते हैं, उनकी बजाय आप भी अपने अच्छे-अच्छे नॉवेल्स को अगर प्रमोट करो, ऐसे नॉवेल्स को प्रमोट करो जिनमें कोई सबक है, तो फिर खुद ही लोगों के पास ये ना मैसेज जाएगा कि नहीं न्यू राइटर्स भी अच्छा लिख सकते हैं। लाइक एक इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्रिएटर बन सकता है। अगर तो वो हर चीज़ को मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचता है ना, तो वो राइटर बन सकता है। और अगर तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व अच्छे से करता है और हसास होना हमारी एक टीचर है उर्दू की कॉलेज में ना, तो वो हमेशा कहती हैं कि एक शायर और एक जो लिखारी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। ये मुआशरे के ना हसास अफ़राद होते हैं। अगर तो एक इंसान हसास है, इसके साथ-साथ वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है और मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचता है और वो ये कहता है कि नहीं भई मैंने हकीकत तक पहुँचना है। वो ये नहीं देखता कि भई उसका अपना ओपिनियन इस बारे में क्या है। उसका मेन फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि रियलिटी क्या है। क्योंकि हमारे इधर अगर आप इर्द-गिर्द देखें ना, बहुत से ओपिनियंस ऐसे आ गए हुए हैं जिनका मतलब कि सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हर कोई इसके ऊपर कह रहा होता है कि नहीं भई, ये मेरा ओपिनियन है, इसके ऊपर कोई मुझे जज ना करे। हालाँकि इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर कोई इंसान गलत ओपिनियन को प्रमोट करे, तो आप उसकी दुरुस्तगी करो। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी अगर एक इंसान के अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं, तो वो राइटर बन सकते हैं। साथ-साथ अगर वो उसने कभी कुछ लिखा है या समझ लें उसके ज़हन में भी है कि मैंने कुछ लिखना है, तो वो एक राइटर बन सकता है। बस उसके लिए शर्त ये है कि पहले वो लिखना शुरू करे। फिर चाहे वो जैसा भी लिखा जाए, ज़ाहिर-सी बात है पहली तहरीर परफेक्ट नहीं होती है, बल्कि कोई भी तहरीर परफेक्ट नहीं होती। बंदा काम करने के साथ-साथ ही सीखता है। तो एक दफ़ा वो लिखना शुरू करे ना, तो उसे खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो लिख सकता है। पब्लिकेशन के दौरान आपने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की या आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहा ये मेथड? पब्लिशिंग के दौरान मैंने मतलब कि फ़ेस किया था मुझे ना असल में कंपैरेटिवली राइटिंग जो है ना, वो फिर भी आसान लगती है पब्लिशिंग की निस्बत क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग ना टफ़ प्रोसेस होता है। और सेल्फ पब्लिशिंग में ये होता है कि ना आपको एज़ अ न्यू राइटर ना प्री ऑर्डर्स कलेक्ट करने होते हैं। तो अब मेरी मतलब कि पीआर मुझे नहीं लगता मैंने इतनी अच्छी पीआर की है। तो उस वज़ह से मतलब जब ऑर्डर्स लेने होते थे ना, तो उसमें बड़ी मुझे मुश्किल होती थी कि कैसे मतलब मैं प्रमोशन करूँ, कैसे ऑर्डर्स आएँ। लेकिन वो समझ लें अल्लाह ताला का ही करम था कि अल्लाह ताला ने इसकी मतलब प्री ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट करा दिए और अब जो दिबाचा है वो मतलब कि मुख्तलिफ पब्लिशर्स के पास मौजूद है। बुक टाइम पब्लिकेशन पर भी है, अली मियां पब्लिकेशन पर भी है। तो ये मतलब समझ लें अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल था कि ऐसा हुआ, नहीं तो मेरी कोई पीआर इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं इसे इतना सही से प्रमोट करती। और पब्लिशर्स ने भी इसमें मतलब काफ़ी साथ दिया था इसकी ना पब्लिशिंग में। तो बस इस तरह से ये पब्लिश हो गया था। अपनी पब्लिशिंग की जर्नी को आप ज़रा पॉइंट्स में डिटेल में करें एक्सप्लेन। अच्छा देखें, सबसे पहले ये होता है कि जब आपने अपना कोई मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया ना, तो आपने ये करना है कि पब्लिशर से कॉन्टैक्ट करना होता है और उनको अपना ना मैन्युस्क्रिप्ट आपने सेंड करना होता है। अब मैंने भी यही किया, मैंने उनको सेंड किया था, साथ उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई थी कि इसके कितने पेजेज़ होंगे और उसके साथ मैंने ना पहले कवर डिज़ाइन करवाया था इसका। जब मैंने कवर डिज़ाइन करवा लिया, फिर मैंने उनको वो सेंड किया, उसका अप्रूवल मिल गया। फिर उसके बाद बारी आती है ऑर्डर्स कलेक्ट करने की ना, तो अब जब ऑर्डर्स कलेक्ट करने की बारी आती है ना, आपको ऐसा करना होता है कि डेली बेसिस पे ना कोई पोस्ट अपने नॉवल की करें ताकि इसकी पीआर हो सके। तो मैंने भी यही किया था, मैं कोशिश करती थी कि डेली बेसिस पे मैं इसकी ना कोई पोस्ट अपलोड करती जाऊँ। साथ-साथ मैंने ये भी किया था कि इसके गिव अवेज़ रखे थे। जब इसके गिव अवेज़ रखे थे, 2 रखे थे मैंने गिव अवेज़, उसमें भी लोगों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद आई नो ये कब खत्म हुआ था? जनवरी में मतलब इसकी प्री बुकिंग खत्म हो गई थी और जब ये खत्म हो गई थी ना उसके बाद फिर 2 महीने तक मतलब कि इसकी बुक्स प्रिंट होकर आई थी और जब वो प्रिंट होकर आई थी ना तो मैं मतलब कि इतना खुश हुई थी ना ये सारी बुक्स देखकर कि आपने इतना लंबा इंतज़ार किया था और अब फिलहाल मतलब कि अब आखिर में आपको ना इसका वो नतीजा मिल ही गया और वो बहुत अच्छे से प्रिंट हुई थी बुक्स। मतलब कि उसका इनर कवर भी पब्लिशर्स ने बहुत अच्छे से प्रिंट किया था, बैक कवर भी बहुत अच्छे से प्रिंट किया था। और जब मैंने वो देखा ना तो मुझे मतलब आँखों में ना आँसू से भी आ गए थे कि अल्लाह ताला आपको कभी-कभार इतना नवाज़ देता है कि आपने सोचा भी नहीं होता है। ये जर्नी मतलब मेरे लिए मुश्किल भी रहा था और समझ लें
यादगार भी रहा था कि इसने मुझे एंड पर जो नतीजा दिखाया था ना, वो भी बहुत अच्छा था। राइटर को क्या रॉयल्टीज मिलती हैं पब्लिकेशन के दौरान और बाद में? देखिए, जो रॉयल्टीज़ होती है ना, एक न्यू राइटर को ज़्यादा नहीं मिलती, बल्कि आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में पुराने राइटर्स हैं, उनको भी कोई इतनी ज़्यादा रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो जो न्यू राइटर्स हैं, उनको तो आप फिर सोच लें, उनको तो उनसे भी कम रॉयल्टी मिलती होगी ना। लेकिन यही बात आ जाती है कि हमारे जो मुल्क के अफ़राद हैं ना, उनके अंदर मतलब अभी भी ये चीज़ है कि वो राइटर्स की इतनी कदर नहीं करते। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं रॉयल्टीज़ के पीछे अगर पड़ गई ना कि भई मुझे फुल रॉयल्टी दो मेरे काम की, तो ये मतलब कि मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ये सोच लिया था, मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि पाकिस्तान में ना आपको इतनी रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो मैंने ये पहले ही नियत कर ली थी कि मैं जो नॉवल लिख रही हूँ ना, वो मैं रॉयल्टीज़ के लिए नहीं लिख रही हूँ। ये अभी तो बस मेरा काम ये है कि जो मेरी राइटिंग्स है ना, वो लोगों तक पहुँच जाएँ। बाकी ये कि रॉयल्टीज़ का क्या सीन है, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो मुल्क के पब्लिशर्स हैं ना, उनको चाहिए कि राइटर्स को भी ना रॉयल्टीज़ बेहतर दें। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप जाएँ यूरोप वगैरह में ना, तो वहाँ पे राइटर्स की बहुत कदर होती है और उन्हें उनके काम की प्रॉपर रॉयल्टी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे मुल्क के। ये सो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहती थी कि मैं आपसे पूछूं? अच्छा, जो सवाल मैं चाहती थी ना कि आप मुझसे पूछो, आपने मेरे से पूछ लिए। तो यही मेरे लिए काफ़ी है, आपने मेरे से इतनी डिस्कशन की और ये काफ़ी मतलब कि मेरे लिए हेल्पफुल सेशन था। मुझे भी पता चला कि एक पॉडकास्ट कैसे कंडक्ट होता है, क्योंकि मैंने तो कभी किसी कोई पॉडकास्ट नहीं किया। तो आपके साथ ये पॉडकास्ट किया, मुझे इसकी बेहद खुशी हुई और सारे सवाल आपने पूछ लिए जो मैं पूछना चाहती थी। इसका बहुत शुक्रिया। आप खवातीन से ऐसी कोई बात करें जो आप हमेशा से करना चाहती थी, यहाँ मौका नहीं मिला। अच्छा हाँ, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी ख़वातीन से ना कि अगर वो इस्लामी शरिया को ही अपना लें ना या उसकी ही डिमांड करना शुरू कर दें, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है और इसी से समझ लें कि वो आज़ाद हो सकती हैं, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद रिलीजन है जो कि औरत को ना प्रॉपर एम्पावरमेंट प्रोवाइड भी करता है और उसको तमाम हकूक देता है। बजाय इसके कि आप वेस्टर्न मूवमेंट्स के पीछे भाग रहे हो कि यही हमें आज़ादी देंगे, क्योंकि जितने भी ये मग़रबी मूवमेंट्स हैं ना, ये आपको बज़ाहिर तो यही दिखाती हैं कि वो आपको आज़ादी दिलाएँगी, आपको हकूक दिलाएँगी, लेकिन दर हकीकत ये आपको अपना गुलाम बना रही होती है, जो कि हमें पता भी नहीं होता है। क्योंकि आप ये याद ह हम औरतों को ना ये याद रखना चाहिए, हम औरतों को ही क्या, तमाम इंसानों को ये याद रखना चाहिए कि जो मैन मेड मूवमेंट्स हैं ना, उनके अपने मोटिव्स होते हैं। वो कभी भी इसलिए नहीं होती है कि वो एक पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएँगी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ ना कि हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं, तो पहले मैं भी खुद को एक फेमिनिस्ट कहती थी, मैं कहती थी आई एम अ फेमिनिस्ट, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला इसकी 3 वेव्स का फेमिनिज़्म की। इसकी तीसरी वेव में प्रमोट किया गया था होमोसेक्सुअलिटी को, तो मैं इस चीज़ के बारे में सोच के एकदम ना हैरान रह गई कि ये क्या हुआ है? और हम मतलब कि मुसलमान ख़वातीन कह रहे होते हैं कि आई एम अ फेमिनिस्ट। हालाँकि हर वेव जिस मोटिव को शो करती है, वही मतलब कि उसके असल मकासद होते हैं ना जिसे वो शो करती है। तो उस टाइम पे मैं मतलब कि काफ़ी उदास हुई थी कि मैं कैसे खुद को एक फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट कहती रहती हूँ, हालाँकि इसके जितने भी मोटिव्स हैं वो एक वेस्टर्न खातून के लिए, ना कि हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने तो हमें पहले ही वो हकूक दे दिए जिसका प्रचार अब ये फेमिनिज़्म कर रहा है और वो उन्हें प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है। और इसकी मिसाल ये है कि जितने आपने वेस्टर्न फेमिनिस्ट देखे हैं, वो गज़ा की जो ख़वातीन हैं, जो कश्मीर की ख़वातीन हैं, उनके ऊपर कुछ भी आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन जैसे ही इधर कोई वेस्टर्न खातून को कुछ होगा तो ये फ़ौरन से आवाज़ बुलंद कर लेंगे। और जब ये इस्लाम के ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे, मुसलमान ख़वातीन के लिए, तो वो भी यही होगी कि इनको मतलब हिजाब आपने दिया हुआ है तो ये ऑप्रेस्ड है। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसीज़ हैं और हम मुस्लिम ख़वातीन इनके पीछे भाग रही हैं। हालाँकि अगर हम इस्लाम को देखें और हम यही कह दें कि भई शरीयत को नाफ़िज़ कर दो ना, तो आपके लिए बहुत आसानी है। इसी में आपके इतने ज़्यादा हकूक हैं। आप इसमें सबसे पहले ये देखें कि जो आज़ादी इस्लाम ने दी है ना एक औरत को, और किसी मज़हब ने दी, किसी मुआशरे ने नहीं दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हो गई, वो हमारी एक अज़ीम स्कॉलर हैं और उन्होंने मतलब कि इतनी अहादीस नरेट की हैं। फिर हज़रत उम्मे अमारा हो गई, जो कि एक जंगजू थी जिन्होंने आई थिंक ग़ज़वे ओहद में मुजाहिदा थी वो ग़ज़वे ओहद में। और तीसरे नंबर पे मैंने एक और मेरे ज़हन में आ रही थी अभी, फ़ातिमा अल-फ़हरी जिन्होंने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, वो भी मतलब कि इतनी अज़ीम ख़वातीन थी। और साथ-साथ कुरान पाक में मलका बिल्कीस का भी ज़िक्र हुआ है जो मतलब हुक्मरान थी। तो आप यहाँ पे देखें कि इस्लाम ने एक औरत को जंगजू के रूप में, स्कॉलर के रूप में, हुक्मरान के रूप में, हर रूप में आज़ादी भी दी है और इज़्ज़त भी बख्शी है। तो आपको क्यों किसी और मूवमेंट की ज़रूरत है जब इस्लाम आपको सब कुछ प्रोवाइड करे। एक रील मैंने देखी थी, उसके अंदर एक लड़की कह रही थी कि इस्लाम ने तो हमें अहकामात दे दिए हैं,
उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमें फेमिनिज़्म की ज़रूरत है। तो ये मतलब बात अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है कि क्या इस्लाम को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है। तो क्या ये जब मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो हमें क्यों किसी और मूवमेंट की ज़रूरत है? इस्लाम के अहकामात को नाफ़िज़ करने का तरीका यही है कि आप शरीयत को नाफ़िज़ करो, ना कि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को जिनका जो कि है ही सिर्फ़ ख़ास किस्म के अफ़राद के लिए, ना कि ऑल ह्यूमैनिटी के लिए। बस यही कहना चाहूँगी। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। बहुत शुक्रिया। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप मुझे मज़ीद ग्रोथ के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगी? आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस बेहद अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी हुई आपके साथ ये पॉडकास्ट कंडक्ट करके और मुझे तो आपकी जितनी मतलब आपने सारा कुछ कंडक्ट किया है वो बेस्ट लगा। तो अभी मेरे ज़हन में कोई मतलब सजेशन नहीं आ रही क्योंकि आप जिस तरह से कंडक्ट किए हैं वो बहुत अच्छा था और मुझे बेहद खुशी हुई है आपके साथ इन टॉपिक्स पर बात करके क्योंकि एक राइटर के लिए बहुत मैटर करता है कि उसकी आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ लोगों तक जाए और उसका जो वसीला बन रहे हैं, जैसे कि आपने ये पॉडकास्ट कंडक्ट किया, ये भी उनके लिए बहुत मैटर करता है कि उन लोग उनका पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं और उनका जो मैसेज है, उनकी जो आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको भी बहुत मतलब कि शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने राइटर्स को, मुख्तलिफ लोगों को ये मौका दिया है कि वो अपनी आवाज़ जो है, वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचा सकें। जज़ाकल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। Don't forget that your existence as a woman empowers you to reshape your destiny. Good luck.